आज हम बात करेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में कि उस शेयर का प्राइस अभी नीचे क्यों गिर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का पूरा नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। नाम से पता पड़ रहा है कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये एक असेट फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये कंपनी का मेन काम क्या है? प्रोवाइड फाइनेंस फॉर कमर्शियल व्हीकल्स एंड अदर लोन्स। मतलब ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है कमर्शियल व्हीकल्स को। अब कमर्शियल व्हीकल्स में कौन कौन सी व्हीकल्स आती है? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रक होता है वो कमर्शियल व्हीकल में आता है, ठीक है। उसके बाद जो पैसेंजर बस होती है, मतलब प्राइवेट ले लो, गवर्नमेंट ले लो, ये भी एक कमर्शियल व्हीकल है। उसके बाद ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस, जैसे कि जो ट्रैक्टर होता है जो फार्म फील्ड में जो काम आता है उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करती है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जैसे कि बुलडोज़र है, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ आते हैं इन व्हीकल फॉर्म, तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। तो मेन काम है इसका लोन प्रोवाइड करना कमर्शियल व्हीकल्स को। उसके बाद हम फंडामेंटली देख लेंगे, जैसे कि इसका मार्केट कैप, पीबी, फिर डिविडेंड यील्ड। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कंपनी का थोड़ा मतलब इस फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है ये। मार्केट कैप आप इसका देख सकते हो 15,999.81 करोड़। तो ये इसका मार्केट कैप ये मिड कैप है, मतलब लो कैप भी नहीं है और हाई कैप भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब लो कैप मतलब कभी भी उड़ नहीं सकती है और हाई कैप नहीं है। इसका मतलब इसका ग्रोथ होना अभी भी बाकी, अभी भी इसमें चांसेस है कि ये और ग्रोथ इसमें आएगा, तो आपका शेयर का प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो। मार्केट लॉट सेकेंडरी मार्केट है, जितनी आपकी मर्जी आप उतना बाय कर सकते हो। प्राइस बुक प्राइस क्या है इसकी? 0.82, मतलब 1 से कम है। अभी आपको कम भाव में मिल रहा है। अगर कोई भी बुक वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसका मतलब वो आपको सस्ते में मिल रहा है। पी रेशियो इसका 7.31 और इंडस्ट्री पी है 29.58। मतलब आपको इंडस्ट्री का जो पी है ना उससे आपको कम, उसका मतलब उससे आपको कम में मिल रहा है। शेयर का जो पी है वो है 7.31, तो आपको कम में मिल रहा है। डिविडेंड है 0.79, नॉर्मल डिविडेंड है, ज़्यादा डिविडेंड देती नहीं है ये। बुक वैल्यू है 770.46, बुक में इसकी वैल्यू 770.46। और जो अभी का जो शेयर का प्राइस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये बुक वैल्यू से कम है जो अभी चल रहा है, तो अच्छा टाइम है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आप एक शेयर में कितना कमा रहे हो? तो आप 86.45 रुपीज़ कमा रहे हो। फेस वैल्यू इसका 10 है। डिविडेंड आपको 50 देती है। पुट कॉल रेशियो इसका 6.87 और डिलीवरेबल से इसका 15.05। नॉर्मली हर कंपनी इतना ही लेती है। अब हम इसको फाइनेंशियली देख लेंगे। इसका रेवेन्यू प्रॉफिट देख लेंगे। 2017 में इसका रेवेन्यू प्रॉफिट था, रेवेन्यू था इसका 10.90 और 10.90 थाउजेंड करोड़, और इसका प्रॉफिट था 1.26 थाउजेंड करोड़। 2018 में आप देख सकते हो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। 2019 में भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट नॉर्मल थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है। लेकिन 2020 में आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम इंक्रीज हुआ है। अब इसके क्या रीजन है? इसका ये रीज़न है कि इनके जो सेल्स है इनका मेन वो कम हुआ है। जो ये पैंडेमिक से जो पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक की वजह से इनका सेल्स कम हुआ है और जो इनके ऑपरेटिंग इनकम है एज कंपैरेटिव टू पिछले साल से वो भी इनका कम है, क्योंकि इनके ऑपरेशंस जो है ना कंपनी के वो कम एग्जीक्यूट हुए हैं। अदर इनकम इनको आई है, मतलब उतनी आई है, इन्वेस्टमेंट इनके अच्छे हैं, लेकिन जो ऑपरेशंस की जो मेन इनकम होती है ना वो इनकी कम हुई है और उस वजह से इनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। अब प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे 26.48%। ज़्यादा अच्छी नहीं है कि चलो भाई इन्वेस्ट कर लेते। प्रमोटर्स को खुद अपनी कंपनी पे भरोसा है
ये वो, लेकिन नॉर्मल है 26.48%। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख लो 1.43%, और वो अभी इंक्रीज भी हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आप देख सकते हो 2.30% है, लेकिन अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आप देखोगे ना तो 64.12%, मतलब, और अदर पार्टी 7.09%। जो बड़े लोग हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, उनको कितना ट्रस्ट है वो आप देख सकते हो। 64.12% स्टेक उन्होंने ये कंपनी का बाय किया हुआ है। मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स अदर पार्टीज में आते 7.09%, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो FII और DIIs है ना, अगर आप इनका कैलकुलेशन करो तो कुछ 66% इतना पार्ट इनके पास है और 26% प्रमोटर्स के पास है। तो आप सोच सकते हो कि जो होल्डिंग है वो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अब हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखते हैं। टॉप लाइन आप देख सकते हो मार्च 2018 का 13,506 करोड़। उसके बाद ये इंक्रीज़ हुआ है, और मार्च 2020 में भी ये इंक्रीज़ हुआ है 16,582 करोड़। लेकिन उसके बाद जो इनके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, वो इनका बहुत ज़्यादा हो गया है। उनके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए, टैक्स इंटरेस्ट ये सब ज़्यादा हो गए। उस वजह से जो बॉटम लाइन, जो इनका नेट प्रॉफिट है, वो डिक्रीज हो गया। 2019 में आप देख सकते हो इनका नेट प्रॉफिट था 2,563 करोड़, और उसी से आप कंपेयर करके 2020 में देखो तो 2,501 करोड़। ठीक है, जून का जो क्वार्टर था उसमें इन्होंने अच्छा किया, लेकिन जो आप पूरा ईयर वाइज अगर आप देखोगे ना तो इनका डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इनके सेल्स कम हुआ है और ऑपरेटिंग इनकम अपने आप कम हो गई है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर जो मार्च 2020 का है, ओके, तो मार्च 2018 में था 112.35 रुपीज़ इतना था, लेकिन मार्च 2020 में वो डिक्रीज हो गया 110.73। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर इनकम कम होगा तो आपका अर्निंग पर शेयर भी कम हो गई। उसके बाद मार्जिन रेशोज आप देख सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2018 में 75.68% जो ये ग्रॉस प्रॉफिट कमाते थे, वही आज 71.54% हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देख सकते हो 75.41%, जो डिक्रीज होके हो गया 70.69% इन मार्च 2020। नेट प्रॉफिट मार्जिन है मार्च 2018 में 18.94%, जो डिक्रीज हो गया 15.10%। हर चीज़ डिक्रीज हो गई है, पर ये ईयर वाइज डिक्रीज हुई है, क्योंकि ये पैंडमिक की वजह से डिक्रीज हुआ है। पर लेकिन अगर आप अभी का जून का जो देखोगे ना, जून से इन्होंने फिर से वही तेज़ी लाना स्टार्ट कर दी है, लेकिन ड्यू टू दिस न्यूज़ कि इनका इनकम कम हुआ है और सेलिंग कम हुआ है, तो उस वजह से इनका शेयर का प्राइस नीचे गिरा है। लेकिन जो ग्रोथ है इस कंपनी में वो अभी भी है, और जो इन्वेस्टर्स को भरोसा है इस कंपनी पे वो अभी भी है, क्योंकि लीडिंग कंपनी एक तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद 3 ईयर CAGR सेल्स, तो इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो आप देख सकते हो। मार्च 2018 में 13.57% था, और मार्च 2020 में 14.96% हुआ है। मतलब जो सेल्स का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ना, इसका जो ग्रोथ है वो एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो वो चीज़ इंक्रीज हुई है, उनकी जो एफिशिएंसी है ना वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो 3 ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में जो नेट प्रॉफिट परसेंट है, जो प्रॉफिट है वो इनका डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जो इनका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है। सेल्स के बाद जो एक्सपेंडिचर होता है, जो इंटरेस्ट टैक्स, वो सब इंक्रीज होने के कारण मार्च 2020 में जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया, तो वो 25.5% हो गया। मार्च 2018 में 35.28% था, और अभी 25.5% हो गया है। लेकिन वो चीज़ में वो रिकवर कर लेंगे, उनके एक्सपेंडिचर्स में वो रिकवर करेंगे, और उसके बाद उनका जो सेलिंग है, जो उनके ऑपरेशंस के थ्रू नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट आता है वो चीज़ में वो रिकवर करेंगे। उसके बाद असेट अंडर मैनेजमेंट, तो
असेट अंडर मैनेजमेंट स्टैंड्स, असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इनका जो टोटल मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, वो है 1,09,750 करोड़, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन डन ड्यूरिंग द ईयर। सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, अपने असेट को कन्वर्ट करना। नॉर्मली लोन को कन्वर्ट करते हैं, अब लोन को लिक्विडिटी में, मतलब जो कैश है कंपनी का, वो कैश रेज करने के लिए लोन को कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने 16,581 करोड़ इतना उन्होंने कन्वर्ट किया, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली बहुत टफ होता है ये चीज़ को कन्वर्ट करना, लेकिन जब लोगों को ट्रस्ट हो कंपनी पे तो वो कंपनी इजीली कन्वर्ट कर सकती है। उसके बाद टोटल इनकम फॉर द ईयर 16,583 करोड़, अच्छी बात है वो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट कितना हुआ है सब कुछ रीपे करने के बाद, 2,502 करोड़। पिछले ईयर से कम है, लेकिन चलता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, नॉर्मल थोड़ा सा ही कम है और इतना चलता है। नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, ये ईयर की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो है 7,917 करोड़, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब असेट अंडर मैनेजमेंट, असेट अंडर मैनेजमेंट, अब यहाँ पर जो ग्रे बॉक्स में जो है वो ऑफ बुक्स है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऑफ बुक्स भी होते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस ऑन बुक्स होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑन बुक्स में ही ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कितना मार्केट जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में वो कितना है। उसके बाद अब हम डायरेक्ट 2019-20 में देखेंगे तो वो है 1,248 करोड़, ये ट्रांजैक्शन उनका ऑफ बुक्स है, ठीक है। और जो उनका ऑन बुक्स है वो है 1,08,502 करोड़, ये इनका ऑन बुक्स है। लेकिन पिछले टर्म से जो इंक्रीज़ हुआ है 2018-19 में उनका ऑन बुक्स असेट अंडर मैनेजमेंट, जिनका इन्वेस्टमेंट था मार्केट में, वो था 1,02,307 करोड़। मतलब आप देख सकते हो 2015-16 में कुछ 61,000 समथिंग कुछ था, उसके बाद 2016-17 में इंक्रीज़ हुआ है, 18-19 हर ईयर ही सिर्फ इंक्रीज़ हुआ है, मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में वो चीज़ इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद जो टोटल इनकम आप देख सकते हो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। 2015-16 में कुछ 10,293 करोड़ इनका टोटल इनकम था, जो इंक्रीज़ होके अभी 16,583 करोड़ हुआ है। मतलब आप हर साल इसमें इंक्रीमेंट दिख रहा है, मतलब ग्रोथ है इस कंपनी में। तो इन जो ग्रोथ है ना वो अभी भी बाकी है ये कंपनी की, और आगे और इसकी ग्रोथ होगी। तो आप अभी भी ये शेयर में घुस सकते हो, अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका जो 2015-16 में था वो 5,121 करोड़। ये जो फिगर्स है वो इंडियन जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, मतलब वहाँ उस फिगर एज पर ये भी है और फिगर एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, ठीक है। अब ये जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनके भी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं इस पर ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस, दिस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ओके। तो ये प्रिंसिपल्स के थ्रू इन्होंने ये नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट ये बता रहे हैं। तो 2015-16 में 5,121 करोड़ इनका नेट इंटरेस्ट इनकम था। तो आप देख सकते हो यहाँ इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है। 2019-20 में इनका नेट इंटरेस्ट इनकम था 7,917 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 1,178 करोड़ से 2015-16 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से इंक्रीज़, और 2017-18 में जो इंक्रीज़ हुआ है वो अभी भी कंसिस्टेंट है, और अभी
यहाँ पे कंसिस्टेंसी जैसे यहाँ पे थी वैसे ही यहाँ पर है। और अब हो सकता है कि ये जो बार चार्ट है इससे भी ज़्यादा, अब जो नेक्स्ट कैंडल बने वो इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर है 2502 करोड़, जो डिक्रीज है 2018-19 से, लेकिन 2020-21 में हो सकता है इंक्रीज हो 2018-19 से भी बहुत ज़्यादा, ऐसा मानना है मेरा। अब यहाँ पर है कि कहाँ कहाँ पे पूरे इंडिया में इनका जो बिजनेस है वो फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे 10 ब्रांचेस है। यहाँ कितनी ब्रांचेस है टोटल? हिमाचल प्रदेश में 22 ब्रांचेस, चंडीगढ़ में 2 ब्रांचेस, उत्तराखंड में 11 ब्रांचेस, दिल्ली में 11 ब्रांचेस, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो 104 ब्रांचेस है, तमिलनाडु में आप देख सकते हो इधर 380, यहाँ पे नीचे 384 ब्रांचेस है, कर्नाटका में 165, मध्य प्रदेश में 130 ब्रांचेस है, और महाराष्ट्र में आप देख सकते हो 158 ब्रांचेस है। मतलब हर स्टेट, हर सिटी में इसके ब्रांचेस है। मतलब पूरे इंडिया में इन्होंने फैलाया हुआ है, तब भी इनका मिड कैप है। मतलब इनको अभी और फैलाना है, तब ये इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिड कैप से लार्ज कैप में जो दूरी है वो चीज़ में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का जो अभी शेयर का प्राइस है वो 632.15 रुपीज़ है, और आप इनका हाई देख सकते हो 1625.95 रुपीज़, इतना इनका हाई है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितने ज़्यादा चांसेस है, कितना ज़्यादा अच्छा कमाने के चांसेस है, अभी आपको कितना ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।